प्रिय साथियों, आधुनिक भारत का चैप्टर है ये आपका 5, कंपनी की देसी राज्यों में प्रतिनीतियाँ। प्रश्न नंबर है आपका 247। अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? ए 1848 में पंजाब का विलय कर लिया गया, 1849 में सतारा का विलय, 1856 में अवध का विलय, 1855 में झांसी का विलय। यानी कि चारों में से आपको सही बताना है कि किस सन में कौन सा राज्य का विलय सही दिया गया है। तो वह विलय का आपका है ऑप्शन नंबर सी, 1856 में अवध का विलय। कौन करता है? डलहौजी करता है। किसके आधार पर करता है? कुशासन के आधार पर करता है। बाकी हड़प नीति के आधार पर अन्य राज्यों को विलय करता है। तो एक ही राज्य था जो 1856 में कुशासन के आधार पर विलय करता है। कौन? डलहौजी। कौन सा राज्य था आपका? अवध। तो 247 का ऑप्शन कौन सही है आपका? सी, यानी इसका सही मिलान दिया गया है। अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? यानी कौन सा राज्य हुआ था? सतारा, झांसी, करौली, संबलपुर। तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन सा राज्य हुआ था? तो वह हुआ था सतारा। यानी सबसे पहले वह किस राज्य को मिलाता है डलहौजी? तो वह मिलाता है सतारा राज्य को। इसने काफ़ी राज्यों को मिलाया अपने शासनकाल में। तो 248 का आपका ऑप्शन कौन सा है? ए। अगला प्रश्न आपका 249। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए: झांसी, संबलपुर, सतारा। उपरोक्त का ब्रिटिश द्वारा इनके समामेलन का सही कालक्रम बताइए। यानी कि सबसे पहले किस राज्य को मिलाया जाता है प्रश्न के अनुसार, और सबसे आखिरी में किस राज्य का विलय हुआ था। तो झांसी, संबलपुर, सतारा। तो आपका क्रम कौन सा सही है? तो सबसे पहले किस राज्य को मिलाता है डलहौजी? सतारा को। सेकंड पे आपका संबलपुर, आखिरी में आपका झांसी प्रश्न के अनुसार। ठीक है। तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले किस राज्य को मिलाया जाता है? सतारा, संबलपुर और झांसी। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? वो सही होगा सी, 3, 2, 1। अगला प्रश्न आपका 250। बघार या इसको बघाट भी बोला जाता है। तो बघार या बघाट रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? 1850 में, 1848 में, 1852 में, 1853 में। यानी जो बघार रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो वह विलय हुआ था आपका 1850 में। किसके समय हुआ था? डलहौजी के समय। तो 250 का ऑप्शन आपका कौन सही है? ए। अगला प्रश्न आपका 251। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? हेस्टिंग ने, बेलेजली, डलहौजी, किलायत। तो वह किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की, यानी कि नियोजन की और अपनाई? तो वह कौन था ब्रिटिश अधिकारी? वह था आपका डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी। तो डलहौजी ने विलय नीति, हड़प नीति, ठीक है, इनके माध्यम से राज्यों को अपने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत मिलाया था। तो 251 का ऑप्शन आपका क्या सही है? सी। अगला प्रश्न है आपको 252। निम्न में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड बेलेजली ने। तो 252 प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र, यानी जो गोद लिया गया पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? तो वह कौन अंग्रेज अधिकारी था? वह था आपका लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी ने किसको? झांसी को अपने कब्जे में ले लिया था। अगला प्रश्न आपका 253। डलहौजी की हड़प नीति, जिसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, के अंतर्गत में किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय को डायरेक्टरों की सभा ने अनुमोदन नहीं किया? सतारा, संबलपुर, उदयपुर, करौली। यानी कि वह कौन सा राज्य था जो डलहौजी तो मिलाना चाहता था, लेकिन जो कंपनी के अन्य डायरेक्टर थे उन्होंने उसका अनुमोदन स्वीकार नहीं किया? तो वह राज्य था आपका राजपूत राज्य। कौन सा था? करौली। ठीक है। तो सतारा, संबलपुर, उदयपुर को मिला लेता है कौन? डलहौजी। लेकिन करौली का जब अनुमोदन लेके अपने डायरेक्टरों के पास ज़्यादा है कंपनी के, तो कंपनी के डायरेक्टर इसको अनुमोदन इसका स्वीकार नहीं करते, इसलिए करौली का विलय नहीं किया जाता। तो 253 का ऑप्शन कौन सा है आपका? डी।
अगला प्रश्न आपका 254, निम्न में से कौन डलहौजी की अपहरण नीति का शिकार नहीं हुआ? नागपुर, सतारा, सिंधिया, उदयपुर। यानी कि जो डलहौजी की अपहरण नीति थी उसके अंतर्गत उसने किस वंश को नहीं मिलाया था? उसने नहीं मिलाया था सिंधिया वंश को। ठीक है, तो ये तो अंग्रेजों के साथ ही थे, इनको क्या मिला था? तो निम्न में से कौन डलहौजी की अपहरण नीति का शिकार नहीं हुए? सिंधिया। अगला प्रश्न आपका 255, हड़प के सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी द्वारा निम्न में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया? नागपुर, बघाट, संबलपुर, बनारस। ठीक है, तो 255 प्रश्न क्या कह रहा है आपका? हड़प के सिद्धांत यानी हड़प नीति के सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी द्वारा निम्न में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया था? तो वह किसको नहीं शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, बनारस को। ठीक है, तो बनारस को इसने शामिल नहीं किया था। नागपुर, बघाट या बघार और संबलपुर को इसने विलय कर लिया था। किसके आधार पर? हड़प नीति के आधार पर। तो 255 का ऑप्शन आपका कौन सही होगा? डी। अगला प्रश्न, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में साइक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो 256 आपका प्रश्न क्या है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में साइक संधि प्रणाली की सूत्रपात किया या लागू की? तो वह कौन था आपका? लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर ए। तो साइक संधि लागू कौन करता है? लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न 257, साइक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड ऑकलैंड। तो साइक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया है? तो वह किसके काल में किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर इसका ए। तो 257 का ऑप्शन कौन सही है? ए। अगला प्रश्न 258, निम्न में से प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की साइक संधि पर हस्ताक्षर किए? हैदराबाद, सूरत, मैसूर, अवध। यानी कि वह कौन सा भारतीय राज्य था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की साइक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो वह कौन सा राज्य था? वह था आपका हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए, जिसने साइक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। किसके समय? लॉर्ड वेलेस्ली के समय। अगला प्रश्न आपका 259, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम साइक संधि में सम्मिलित हुआ? अवध के नवाब, बाजीराव द्वितीय, निजाम अली, मैसूर का राजा। तो भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम साइक संधि में सम्मिलित हुआ? तो वह कौन था आपके? तो वह था आपके अवध के नवाब, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो भारतीय शासकों में सर्वप्रथम साइक संधि जो सम्मिलित हुआ है वह कौन हुआ था? अवध के नवाब। अगला प्रश्न, साइक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था? हैदराबाद का निजाम, अवध का नवाब, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ट्रावणकोर का राजा। यानी कि साइक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था, वह कौन थे? वह थे आपके हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन नंबर ए। तो 260 का प्रश्न क्या है आपका कि साइक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक वह कौन था? हैदराबाद के निजाम। अगला प्रश्न, लॉर्ड वेलेस्ली की साइक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? रघुजी भोंसले, पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलतराव सिंधिया, उपरोक्त में कोई नहीं। तो 261 प्रश्न आपका क्या कहता है कि लॉर्ड वेलेस्ली की साइक संधि को स्वीकार करने वाला पहला जो मराठा सरदार था वह कौन था? वह थे आपके पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली की साइक संधि स्वीकार की थी। किसने? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। अगला प्रश्न आपका 262, निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों की साइक संधि को सबसे बाद में स्वीकार किया? होलकर, पेशवा, भोंसले, सिंधिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा मराठा सरदार था जिसने अंग्रेजों की साइक संधि को सबसे बाद में स्वीकार किया? वह कौन थे? वह थे आपके इंदौर के होलकर वंश। ठीक है, तो जिन्होंने सबसे बाद में साइक संधि को अपनाया। किन्होंने? इंदौर के होलकर वंश ने।
अगला प्रश्न 263, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से साइक संधि करने का प्रमुख उद्देश्य था मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा, शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, खिराज कर, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो 263 प्रश्न आपका क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से साइक संधि करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो वह बताना आपका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो वह था आपका ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से साइक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। अगला प्रश्न 264, निम्न में से साइक संधि स्वीकार नहीं की थी। ये प्रश्न थोड़ी गड़बड़ी है, आखिरी में बाद में करते हैं साइक संधि, ठीक है। इन राज्यों के बाद इंदौर के होलकर राज ने, हैदराबाद के निजाम ने, जोधपुर के राजपूत राज ने, मैसूर के शासक ने, यानी जबकि बेलजली के साथ साइक संधि हो गई थी इन राज्यों की, लेकिन जो इंदौर के होलकर राज थे इन्होंने आखिरी में साइक संधि स्वीकार की थी, ठीक है। तो प्रश्न में ये गलत है कि निम्न में से साइक संधि स्वीकार नहीं की थी बाद में की थी, लेकिन बेलजली के समय नहीं की थी। वह किसने नहीं की थी? इंदौर के होलकर राज ने। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? ए। तो 264 का प्रश्न आपका ऑप्शन कौन सा है? ए। अगला प्रश्न आपका 265, साइक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम, ग्वालियर के सिंधिया, पंजाब के दिलीप सिंह, बड़ौदा के गायकवाड़ या नागपुर के भोंसले। तो साइक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? वह थे हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले साइक संधि स्वीकार करने वाले कौन थे? हैदराबाद के निजाम। अगला प्रश्न, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था बरस 1854 में, बरस 1853 में, बरस 1855 में, बरस 1856 में, यानी जो अवध को मिला लिया जाता है, कब मिलाया जाता था? 1856 में। किसके आधार पर? कुशासन के आधार पर, ना कि हड़प नीति के आधार पर। तो प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अवध को किसके आधार पर मिलाया जाता है? कुशासन के आधार पर। तो 266 प्रश्न क्या है आपका? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपका 267, निम्न में से डलहौजी की सबसे गंभीर राजनीतिक भूल कौन सी थी? रेल सेवा प्रारंभ, गोद लेने की प्रथा का निषेध, बर्मा पर अधिकार का प्रयास, अवध का अधिग्रहण। तो 267 प्रश्न आपका क्या कहता है कि निम्नलिखित से डलहौजी की सबसे गंभीर जो राजनीतिक भूल थी वह कौन सी थी? तो वह थी आपकी अवध का अधिग्रहण। इसी के कारण होता है कि 1857 का क्रांति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजपूत राज्यों में से कौन सर्वप्रथम संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया? बीकानेर, करौली, जयपुर, जोधपुर। क्या प्रश्न है 267, निम्नलिखित राजपूत राज्यों में से कौन सर्वप्रथम संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया? और कौन सा राज्य था? जोधपुर। जो 4 राज्य दिए गए हैं इनमें सबसे पहले, ठीक है, किसके साइक संधि में, ठीक है, तो कौन आता है? जोधपुर राज्य। अगला प्रश्न, निम्न से कौन अंग्रेजों की साइक संधि में मित्र थे? मीर कासिम, हैदर अली, रणजीत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो जो बेलाज अली ने साइक संधि की शुरुआत की थी, इनमें से इसके जो साइक अंग्रेजों की साइक संधि में मित्र थे वह कौन थे? वह इनमें से कोई नहीं थे, ना तो मीर कासिम, ना हैदर अली, ना रणजीत सिंह। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा? डी। 269 का ऑप्शन कौन सही होगा? डी। अगला प्रश्न आपको 270, साइक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों की किस चीज़ को नियंत्रित किया? उनके राजस्व प्रशासन, उसकी सेना, उनके विदेशी राष्ट्रों से संबंध, इन चीज़ों को, यानी इन सभी चीज़ों को। तो 270 में क्या 270 प्रश्न क्या है? साइक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों की किस चीज़ को नियंत्रित किया? यानी कि साइक संधि द्वारा जो अंग्रेजों ने अपने ब्रिटिश साम्राज्य में जो देशी राष्ट्रों को मिला लिया था उसमें उन पर उनका किसका नियंत्रण हो गया था? तो वह हो गया था इसमें 270 का ऑप्शन नंबर सी, उनकी विदेशी राष्ट्रों से संबंध, ठीक है। तो ये
देसी राष्ट्रों पर इन्हें कब्जा कर लिया था, तो इनका एक ही मकसद था कि तुम विदेशी राष्ट्रों से संबंध नहीं रख पाओगे हमारी अनुमति के बिना। राजस्व वगैरह भी खुद अपना ले सकते थे। एक सेना रखनी होती थी, वो ब्रिटिश साम्राज्य की ईस्ट इंडिया कंपनी की रखनी होती सेना अपने राज्य में, ठीक है। तो साइक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों की किस चीज़ को नियंत्रित किया, वह किया उनके विदेशी राष्ट्र के संबंध, यानी कि वो किसी से विदेशी राष्ट्रों से संबंध नहीं रख सकते। कौन? देसी राष्ट्र से। अगला प्रश्न आपका 271। 1856 में अवध ब्रिटिश साम्राज्य में समालित नहीं किया गया होता यदि अवध के नवाब ने ब्रिटिश द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू करने से इनकार नहीं किया होता। अवध के नवाब ने ब्रिटिश के साथ गठजोड़ कर लिया होता। ऑप्शन नंबर सी। अवध का नवाब ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा होता। अवध के नवाब का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी होता। यानी कि 271 प्रश्न क्या है? 1856 में अवध ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित यानी सम्मिलित नहीं होता यदि अवध क्या कर लेता कि अवध के नवाब ने ब्रिटिश द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू करने से इनकार नहीं किया होता। क्या ये बात सही है आपकी? बिल्कुल सही है। तो ठीक है, 271 आपका क्या है? यदि अवध के नवाब ब्रिटिश द्वारा जो ब्रिटिश साम्राज्य ने अवध के लिए जो सुधार लागू किए थे, इसने क्या कर दिया था, उन्होंने इनकार कर दिया था कि हम नहीं मानेंगे, इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने अंडर में ले लिया किसको? अवध को। तो 271 का ऑप्शन कौन सही है आपका? ए। अगला प्रश्न 272। डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? राज्य हड़पने की नीति, कुशासन का आरोप, साइक संधि, इनमें से कोई नहीं। यानी कि डलहौजी ने अवध को मिलाया था, किसके आधार पर मिलाया था? वह मिलाया था कुशासन के आरोप पे, यानी कि यहाँ पर शासन व्यवस्था सही नहीं चल रही, इसलिए अवध का इन्होंने विलय कर लिया था। और 272 का ऑप्शन कौन सही है? बी। अगला प्रश्न 273। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया? झांसी, अवध, नागपुर, सतारा। तो ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? वैसे आपके अवध। अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। ठीक है, तो इनको अंग्रेज हटा देते हैं और कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर लेते हैं। कौन करता है? डलहौजी करता है। अगला प्रश्न 274। अंग्रेजों ने अवध पर कब और क्यों अधिकार किया? कुशासन के कारण, एक युद्ध के बाद, गोद निषेध के सिद्धांत के कारण, विदेशी षड्यंत्र रोकने के लिए। तो अंग्रेजों ने अवध पर कब और क्यों अधिकार किया? तो वह किया था कुशासन के कारण। ऑप्शन नंबर ए। 274 का ऑप्शन कौन सा है आपका? ए। अगला प्रश्न 275। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया 1855 में, 1853 में, 1856 में, 1857 में। तो अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। ठीक है, इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था। कब उतार दिया था? ये उतार दिया था 1856 ईस्वी में, और अवध का विलय कर लिया जाता है किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी में। अगला प्रश्न 276। निम्न में से कौन सा एक साइक संधि, ठीक है, के बारे में सही नहीं है? ब्रिटिश सेना समुन्न संघी राज्य में नियुक्त की गई थी, यह बेलेजली द्वारा निरूपित किया गया था, यह समुन्न संघी राज्य के लिए गोद लिए गए उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं देता था। डी, समुन्न संघी राज्य में ब्रिटिश रेजिडेंट तैनात किया गया था। 276 प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एक साइक संधि के बारे में सही नहीं है? तो वह कौन सा कथन सही नहीं है? वह नहीं है आपका ऑप्शन नंबर सी। यह समुन्न संघी राज्य के लिए गोद लिए गए उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं देता था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। ब्रिटिश सेना समुन्न संघी राज्य में नियुक्त की गई थी, यानी कि जो इसने मिला लिए थे ब्रिटिश हड़प नीति विलय नीति के कारण, उसमें क्या कर लिया था? ब्रिटिश सेना की एक रेजिमेंट थी, तो उसकी नियुक्ति की गई थी किसमें? जो राज्यों को विलय कर लिया गया था उस राज्य के अंदर। यह बेलेजी द्वारा निरूपित किया गया था। कौन सी साइक संधि सही है? डी, समुन्न संघी राज्य में ब्रिटिश रेजिडेंट तैनात किया गया था। तो ये आपका सही है, लेकिन सी क्या है? यह समुन्न संघी राज्य के लिए गोद लिए गए उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं देता था। यह समय आया है डलहौजी के समय। तो सी कथन किसके समय का बात कर रहा है? डलहौजी के समय, और हड़प नीति की बात कर रहा है।
लेकिन सहायक संधि के समय ये कथन नहीं था सी वाला, ठीक है। ए बी डी सही है। अगला प्रश्न 277, सही क्रम में कीजिए। स्थायी बंदोबस्त, हड़पने की नीति, सहायक संधि, बंगाल का विभाजन। तो आपको क्रम से लगाना है स्थायी बंदोबस्त, फिर आपकी सहायक संधि, हड़पने की नीति, आखिरी में आपका बंगाल का विभाजन। तो सबसे पहले कौन सा कार्यक्रम लागू हुआ था? स्थायी बंदोबस्त, फिर आपकी सहायक संधि लागू हुई थी, उसके बाद आपकी हड़प नीति, आखिरी में आपकी बंगाल का विभाजन। 277 का ऑप्शन कौन सही है आपका? बी। अगला प्रश्न आपको 278, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, अवध ने शुजाउद्दौला के अधीन अंग्रेजों के साथ सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार किया। नंबर 2, हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेलेस्ली के काल में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। तो 278 का ऑप्शन आपका कौन सा सही है? तो वह सही है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो प्रश्न क्या है आपका? दो कथन है आपके। अवध ने शुजाउद्दौला के अधीन अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की व्यवस्था को स्वीकार किया, ये सही है। सेकंड, हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेलेस्ली के काल में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की, ठीक है। तो इसमें आपके दोनों ही कथन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। अगला प्रश्न, गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया? हिंदू तथा मुस्लिम राज्यों पर, सिर्फ हिंदू राज्यों पर, कुशासित राज्यों पर, उत्तरी राज्यों पर। यानी कि जो गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने, वह किसके ऊपर लागू किया था? तो वह लागू किया था सिर्फ हिंदुओं राज्यों पर, ठीक है। तो सिर्फ हिंदू राज्य थे और वो गोद नहीं ले सकते थे, यानी कि वो दत्तक पुत्र नहीं ले सकते थे जो राज्य, ठीक है। इसने सिर्फ हिंदुओं के लिए किया था, किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। तो गोद प्रथा निषेध सिद्धांत किस पर लागू नहीं किया गया? सिर्फ किस पर लागू किया गया था? सिर्फ हिंदू राज्यों पर। अगला प्रश्न 280, निम्न में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? W.S. सीलीमैन, जेम्स आउटरम, बिशप आर हेबर, जनरल लॉ। तो निम्न में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो 280 का ऑप्शन आपका कौन सही है? बी, जेम्स आउटरम। तो 280 का ऑप्शन क्या है? जेम्स आउटरम।